please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एक और दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वैभव सांघवी साहब। सांघवी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्या ये कंटिन्यू रह सकती है? और एक कच्चे तेल पर भी व्यू दीजिएगा आप। ये $71 के आसपास है, तो आज थोड़ा सा नर्वसनेस मार्केट में देखी जा रही है इसके चलते। Of course, so in terms of the markets, I think अभी 10,400 के करीबन मार्केट चल रहा है और अच्छी as you said अच्छी रिकवरी हुई है नीचे के लेवल से। हमें लगता है कि मार्केट गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स देखेंगे और अर्निंग्स हमें लगता है कि काफ़ी ठीक रहेंगे एज पर दी ब्रॉडर एक्सपेक्टेशंस। सो इन टर्म्स ऑफ द शॉर्टर टर्म सेंटिमेंट्स, there is a possibility that sentiment can be very stable. At the same time ये भी हमें देखना चाहिए कि ग्लोबल फैक्टर्स में बहुत कुछ चल रहा है, right from US to China to trade wars और bond deals and currency movements as well, including other commodity prices like oil and aluminium. So इतने सारे वेरिएबल्स ग्लोबल मार्केट से अफेक्ट हो रहे हैं। while we may be bullish इन द शॉर्टर टर्म, हम ये भी देख सकते हैं कि थोड़ी वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सो ट्रेडर्स हैज़ टू बी कॉशियस बिकॉज नॉट टू गेट कॉट ऑन द रॉन्ग फुट ऑफ द वोलेटिलिटी, बट लॉन्गर टर्म व्यू ऑन अर्निंग्स रिमेन पॉजिटिव। ये ड्राइवर साहब देख रहे हैं, और चूंकि वैभव आप लॉन्ग शॉर्ट व्यू लेकर चलते हैं, अगर एक अंदाजा दें इस वक्त आप किस हद तक है लॉन्ग साइड में आपका व्यू बना हुआ और कहाँ पर? So in terms of the longs, currently हम काफ़ी टाइम से एक्चुअली प्राइवेट बैंक्स, रिटेल फोकस्ड प्राइवेट बैंक्स में फोकस्ड हैं। 2 NBFCs अगेन ऑन द रिटेल फोकस्ड NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। 3 वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन कंज्यूमर्स, बोथ कंज्यूमर स्टेपल्स एंड डिस्क्रेशनरीज। स्टेपल्स हालांकि थोड़ा वैल्यूएशंस ऑन द रिच साइड दिख रहे हैं, बट एनी विच वेज वी थिंक दैट इज़ अ स्पेस टू बी इन। और इन एडिशन टू दैट रूरल फोकस सेक्टर्स, जहाँ हमें लगता है कि काफ़ी गतिविधि हो रही है और सेकेंडली काफ़ी मोमेंटम आ रहा है ओवरऑल इकोनॉमी में। सो इसी के कारण हम इसमें भी पॉजिटिव है। इन टर्म्स ऑफ द नेगेटिव सेक्टर्स, नथिंग वेरी ड्रामेटिक, बट जो भी कंपनियां जो हायर PE में चल रही हैं, जो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, वो कंपनियां हमें इन द शॉर्टर टर्म ठीक नहीं लग रही है। एट द सेम टाइम जो हम देखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं और कैसे किस करवट बैठता है। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट करता है तो हम डेफिनेटली देखेंगे ऑन द नेगेटिव साइड, बट ऑन अ सेक्टर पर से एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई सेक्युलर सेक्टरल व्यू नहीं है ऑन द नेगेटिव साइड एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, लेकिन कमोडिटीज में जो खास मूवमेंट है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए क्रूड के साथ निफ्टी का क्या रिलेशन है, कैसे चलता है, वो हमने देखा है कि कई बार काफ़ी वक्त तक क्रूड भी बढ़ता है और निफ्टी भी साथ में बढ़ता रहता है। हमने पिछले साल जून से लेकर के इस साल जनवरी तक वो ट्रेड देखा था। तो अब ये जो क्रूड बढ़ने की वजह से चिंता है, आप इसको कैसे प्ले करेंगे? Two things, both one is then the technical side and one is the fundamental side. फंडामेंटल के हिसाब से क्रूड डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, बट इफ़ यू सी ऑन द टेक्निकल फैक्टर, जब भी क्रूड में बढ़ोतरी होती है तो हमें हमेशा देखने मिलता है कि इमर्जिंग मार्केट फ्लोज में इमर्जिंग मार्केट एज अ बास्केट में फ्लोज आते हैं, प्योरली बिकॉज कि लार्जर इमर्जिंग मार्केट्स आर कमोडिटी सेंट्रिक, और इसी के कारण देयर इज अ डिफॉल्ट एलोकेशन टू इंडिया एज वेल, जो 8.5% हम कहें कि इमर्जिंग मार्केट में अपना वेट है एज एन इंडिया एज एन इकोनॉमी। सो उसी के कारण जब भी हम देखते हैं देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन ऑन शॉर्टर टर्म, जब तेल बढ़ता है या ऑयल बढ़ता है, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज बढ़ते हैं, और एट द सेम टाइम इंडिया इज इन द रिसीविंग एंड ऑफ दिस इमर्जिंग मार्केट फ्लोज। सो देयर इज सम shorter term disjoint between crude prices and the fundamentals of the economy. Over and above 70, एक बार 70 के ऊपर जब तेल जा रहा है तो definitely we have to think about the fiscal and the probably interest rates as well. सर, अर्निंग सीजन अब शुरू होने वाला है। इन्फोसिस के नतीजों के साथ इस शुक्रवार को आईटी सेक्टर पर आपका व्यू बताइए, क्या निकल कर आ रहा है और क्या ये सेक्टर अब आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ग्लोबली पर चीज़ें स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही हैं।
ऑफ कोर्स आई थिंक लास्ट 6 महीने में अगर अपन देखें कि आईटी एक सेक्टर है जो रिलेटिव टू मार्केट हैज़ बिन डूइंग प्रीटी वेल। देयर आर कपल ऑफ रीजंस। वन कि जब ग्लोबल, जैसे आपने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में अच्छी बॉयंसी है, तो देयर इज़ एन एस्टिमेट के आईटी स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ेगी ऑन अ ग्लोबल स्केल। उसका फ़ायदा, डायरेक्ट फ़ायदा हमारे लोकल कंपनीज़ को होना है। टू के if again global economies are going, there is a possibility again that you might see some amount of depreciation of our currency also happening going forward. So while बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है, एट द सेम टाइम थोड़ा टेलविंड करेंसी डेप्रिसिएशन से भी आ सकता है। सो ऑन एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि आईटी कंपनीज की ग्रोथ एटलीस्ट बॉटम आउट हो गए हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस क्वार्टर बिकॉज दिस क्वार्टर यू माइट सी सम अमाउंट ऑफ लैग इफेक्ट, बट गोइंग फॉरवर्ड ऑन 1 year 2 year पर्सपेक्टिव आईटी सेक्टर हमें लगता है कि अच्छा रिटर्न देगा यहाँ से। ओके, कमोडिटीज़ की हमने बात की, लेकिन ये जो हाल में एल्यूमिनियम, एल्यूमिना और स्टील में भी हम काफ़ी हद तक तेज़ी देख रहे हैं। इस सेगमेंट पे आपका क्या रुख है इस वक्त, किस तरह की पोजीशन रखनी चाहिए? सो एल्यूमिनियम अगर आप देखें तो ये काफ़ी कुछ हो रहा है रशियन कंपनी के सैंक्शंस के बाद भी। सो यू नो अगेन एज मैंने जब कहा कि काफ़ी कुछ हो रहा है ऑन द ग्लोबल सीन, जब हमने देखे सैंक्शंस हुए रसल पे या एलएमई में भी उनके इन्वेंट्री लेने बंद हुए हैं, तो देयर इज़ अ बॉयंसी इन द ओवरऑल एल्यूमिनियम प्राइजेज ऑन द एलएमई। उस कारण डेफिनेटली एज अ कमोडिटी अंडरलाइंग कंपनीज को भारी मुनाफा हो सकता है, बट वेदर दिस इज सस्टेनेबल एटलीस्ट फॉर 1 to 2 quarters, येस हमें लगता है कि बॉयंसी रहेगी प्राइजेज में। इन टर्म्स ऑफ स्टील ऑल्सो द स्प्रेड्स हैव बीन मैक्सिमम इन द रिसेंट हिस्ट्री। सो हमें लगता है कि क्वार्टरली नतीजे on both these fronts would be very very positive. ये buoyancy again, as I said, the momentum will be there for at least couple of quarters. उसके बाद we have to see कि हम larger cycle में metals and commodities पे कहाँ पे है और उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए।